हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी के बेस पे कंप्लीट क्लास है। एनसीईआरटी के प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के 15.4.2 द डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की बात करते हैं। पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की डिस्कवरी हुई कैसे है। एनसीईआरटी कहती है कि जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है ना, उनकी डिस्कवरी एक्सीडेंटल हुई है। ये आपके नीट का क्वेश्चन हो सकता है। तो जितने भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, उन सब की डिस्कवरी एक्सीडेंटल है। यानी कि साइंटिस्ट कुछ और काम कर रहे थे, बट इन बिटवीन उन्हें ये प्रोडक्ट मिल गए और उन्होंने फिर इसके बारे में बाद में डिस्क्रिप्शन दे दिया। चलिए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहला प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कौन सा है? The first plant growth regulator which is important, that is auxin। अगर आपसे कभी नीट में क्वेश्चन या फिर किसी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या है, तो आपका आंसर रहेगा ऑक्सिन। क्लियर है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपने एक फेमस साइंटिस्ट का नाम सुना होगा। साइंटिस्ट का नाम है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी थी। इस एक्सपेरिमेंट में जो ऑक्सिन से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है, चार्ल्स डार्विन के साथ में उनके सन भी थे, जिनका नाम है फ्रांसिस डार्विन। फ्रांसिस डार्विन और चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन एक प्लांट पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिस प्लांट का नाम है कैनरी ग्रास। कैनरी ग्रास पर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। दोनों सन और फादर, दोनों चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन, ये इस कैनरी ग्रास प्लांट पर मेनली एक इफेक्ट होता है जिसे हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म के बारे में स्टडी कर रहे थे। ये फोटोट्रॉपिज्म होता क्या है, बहुत सिंपल से समझ लीजिए। फोटो मीन्स होता है लाइट, एंड ट्रॉपिज्म टर्म आया है ट्रॉपिक मूवमेंट से। किससे है? ट्रॉपिक मूवमेंट से। और ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होते हैं? ग्रोथ ओरिएंटेड मूवमेंट्स। ग्रोथ ओरिएंटेड मूवमेंट्स मतलब क्या है इसका? कि जैसे कहीं भी कोई मूवमेंट होता है तो वो ग्रोथ के थ्रू हो। जैसे हम समझ लें कि आपको पहले भी बताया होगा, जैसे हमने कहा इस तरीके से ये कोई गमला है और हमने इसको सीधा था पहले तो ग्रो कर रहा था, हमने इसको गिरा दिया। जब हम गिरा देते हैं तो जो रूट है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ नीचे ग्रो करने लगती है, और जो स्टेम है वो ऊपर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट ग्रो करने लगती है। क्लियर है ना? ये वाला पार्ट नहीं ग्रो करेगा ऊपर की तरफ, ना ये वाला पार्ट नीचे जाएगा। क्लियर है ना? मेरी बात समझ रहे हो ना? कौन सा पार्ट आगे जाएगा? पार्ट जो आगे ग्रो करेगा वो ऊपर की तरफ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट जो ग्रो करने वाला है, तो मूवमेंट दिखेगा, लेकिन उस पार्ट में जो पार्ट ग्रोथ शो करता है, तो इन मूवमेंट्स को हम ग्रोथ ओरिएंटेड मूवमेंट्स कहते हैं। प्लांट में एक ग्रोथ ओरिएंटेड यानी कि विदाउट ग्रोथ मूवमेंट होते हैं, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट होते हैं, उनको हम नेस्टिक मूवमेंट्स कहते हैं। उनके बारे में भी हम बात नहीं कर रहे हैं। तो कैनरी ग्रास पर फोटोट्रॉपिज्म का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन और फ्रांसिस डार्विन। इन्होंने क्या देखा कि जो कैनरी ग्रास का प्लांट का टिप है, या जो टॉप पार्ट है उसका कैनरी ग्रास का, इस पे इन्होंने देखा कि इसको जब ये एक सिंगल साइड से ये सनलाइट इसके ऊपर डालते हैं, कैनरी ग्रास के ऊपर एक सिंगल साइड से सनलाइट या फिर कोई भी लाइट, मेनली सनलाइट को ही मान लेते हैं, एक सिंगल साइड से, बुक में इन्होंने इसको यूनिलैटरल सोर्स ऑफ लाइट बोला है। क्या बोला है? यूनिलैटरल सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का सोर्स केवल एक साइड से आएगा, दोनों साइड, चारों तरफ से नहीं। जब एक साइड से लाइट डालते हैं तो प्लांट क्या करता है? प्लांट की जो टिप है ना, जो नेक्स्ट पार्ट ग्रो करेगा वो किधर की तरफ ग्रो करेगा? जिधर से लाइट का सोर्स आ रहा है, इस साइड से ग्रो, इस साइड की तरफ ग्रो करने लगता है। इसे हम, अब इन्होंने जब इसको स्टडी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आखिर जब ग्रोथ हो रही है लाइट की तरफ, तो डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। फिर इन्होंने क्या फाइंड आउट किया? इन्होंने कहा हुआ क्या, इनका अपना ये व्यू था कि जैसे ये टिप है, तो टिप जब अब आगे सिंगल साइड से लाइट पड़ती है, तो टिप जो इधर ग्रोथ शो करती है ना लाइट सोर्स की तरफ, वो इसलिए होती है कि जो टिप है प्लांट की या स्टेम की, उसकी टिप पर कोई एक सब्सटेंस सिंथेसाइज होता है। क्या सिंथेसाइज होता है? कोई एक सब्सटेंस सिंथेसाइज होता है।
उसकी टिप पर, और इस सब्सटेंस की वजह से ये इसकी तरफ ग्रो करती है। हालांकि बहुत क्लियर एक्सप्लेनेशन इन्होंने नहीं दिया था इससे रिलेटेड। फिलहाल अभी हम एनसीईआरटी के लेवल पे बात कर रहे हैं, तो डिस्कवरी में इतना ही मेंशन है। जो भी आगे रहेगा उसे ऑक्सिन को डिफाइन करेंगे, तब हम वहां पर उसको पुट कर देंगे। तो चलिए आगे के पार्ट को थोड़ा और समझ लेते हैं। फिर क्या हुआ इसके बाद, चार्ल्स इनके एक्सपेरिमेंट के बाद, तो इन्होंने एक्चुअल में इस एक्सपेरिमेंट से, कैनरी ग्रास पर हुए एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड क्या किया इन्होंने, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कंक्लूड ये किया कि जो टिप ऑफ कोलियोप्टाइल, जो कोलियोप्टाइल था, यानी कि जो कैनरी ग्रास की, मतलब इसका ये था कि जो जो कोलियोप्टाइल की टिप थी, मतलब जैसे ये कोलियोप्टाइल है, टिप टिप है, स्टेम का जो अपर पार्ट है, जो प्लूम्यूल का अपर पार्ट है, उसकी जो टिप थी, ये साइट थी ट्रांसमिसेबल इन्फ्लुएंस की। ध्यान से सुनिएगा, मतलब इन्होंने कहा कि इसकी टिप पर कुछ बन रहा था, इसकी टिप पर कुछ बनने की वजह से ये मुड़ रही थी, इसकी टिप पर कुछ बनने की वजह से ये मुड़ रही थी। और पूरा का पूरा कोलियोप्टाइल जो मुड़ रहा था ना, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल क्या था, उसके पीछे वो सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल था जो इसकी टिप पर बन रहा था। क्लियर है ना, इस लाइन का मतलब यही है, यानी कि यही कंक्लूड होता है, जो पूरे कोलियोप्टाइल में इस साइड की तरफ बेंडिंग ओवरऑल दिखाई दे रही थी, दैट बेंडिंग वाज बिकॉज ऑफ द सब्सटेंस व्हिच वाज सिंथेसाइजिंग ऑन द टिप ऑफ द कोलियोप्टाइल। क्लियर, कैनरी ग्रास के बारे में इन्होंने ये बात कही थी। क्लियर है ना। बाद में ऑक्सीजन के रिलेशन में एक बात और कही गई है कि एक साइंटिस्ट हैं एफ डब्ल्यू वेंट ने बाद में क्या किया था कि जो ओट था, ओट को हम एवेना सेटाइवा भी बोलते हैं, ठीक है ना, इस ओट के कोलियोप्टाइल से, जो टिप ऑफ कोलियोप्टाइल था, इससे सबसे पहले क्या ऑब्टेन किया था, ऑक्सिन ऑब्टेन किया था। मतलब इससे इन्होंने ऑक्सिन को ऑब्टेन किया था प्लांट में। हालांकि ऑक्सिन को सबसे पहले तो एनिमल में डिस्कवर किया गया था, ह्यूमन यूरिन में। चलिए उन चीजों की बात हम आगे बाद में करेंगे। नेक्स्ट हार्मोन देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्लांट हार्मोन है जिसका नाम है जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड, या फिर आप इन्हें जिब्रेलिन्स भी बोलते हैं। तो जिब्रेलिन्स की डिस्कवरी के पीछे जो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल है वो है एक साइंटिस्ट जापान के, जिनका नाम है ई कुरोसावा। ई कुरोसावा एक स्टडी कर रहे थे राइस प्लांट्स के ऊपर। किसके ऊपर, राइस प्लांट्स के ऊपर स्टडी कर रहे थे। इन्होंने क्या देखा कि कुछ राइस प्लांट्स जो है ना, सपोज एक एग्जांपल ले लिया है, राइस प्लांट है, तो ये जो राइस प्लांट था, उन्होंने इस चीज को फोकस किया कि ये कुछ राइस प्लांट्स ऐसे थे जो बहुत ज्यादा इनकी हाइट हो गई थी, बहुत ज्यादा हाइट हो गई थी, और हाइट जिनकी बहुत ज्यादा हो गई थी, बहुत ज्यादा हाइट की वजह से ये बाद में ब्रेक होकर के गिर भी जा रहे थे। एक्स्ट्रा हाइट हो रही थी, जो रिक्वायर्ड हाइट थी उससे कई गुना ज्यादा। तो बहुत ज्यादा हाइट हो जाएगी तो डेफिनेटली गिर जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा ना, कई टीवी शोज में बहुत ऐसे लोग आते हैं जिनकी हाइट बहुत एक्स्ट्रा है, तो ना वो सही से चल पाते हैं और ना उनकी सारी एक्टिविटीज बहुत इजीली हो पाती हैं। तो ये प्लांट गिर गया। इन्होंने देखा कि जो प्लांट ये बहुत ज्यादा हाइट वाले थे वो किसी काम के नहीं थे, यूजलेस थे बिल्कुल। तो उन्होंने ये जो डिजीज मिल रही थी इन प्लांट में, इनको उन्होंने कह दिया ये सीडलिंग कैसे हैं, ये सीडलिंग फूलिश हैं। कैसे हैं ये, फूलिश सीडलिंग है। मतलब जो प्लांट हैं ये कैसे हैं, फूलिश हैं, किसी काम के नहीं है, बेकार हैं। टॉल इतने हो जाते हैं और टॉल होने के बाद क्या हो जाता है, गिर जाते हैं। इसे वेकेंट डिजीज भी कहा गया था। क्या कहा गया था, वेकेंट डिजीज भी कहा गया। चलिए इसको समझते हैं। राइस सीडलिंग में इन्होंने फिर वर्क करना इस पे स्टार्ट किया, तो इन्होंने देखा कि इसके ऊपर क्या हो रहा था, इसके ऊपर कुछ फंगस जैसा उनको लगा मिल रहा था। जिन प्लांट को ये डिजीज हो रही थी, उन प्लांट पर ये देख रहे थे कि उन प्लांट पर इनको एक फंगस ऑब्टेन हो रहा था, ठीक है ना। तो इन्होंने देखा आखिर ये फंगस है कौन सा, तो अल्टीमेटली इन्हें फाइंड आउट हुआ कि इस फंगस का नाम था जिब्रेला फ्यूजिकुराई। जिब्रेला
फ्यूजिकुराई इस फंगस का नाम था। तो इन्होंने देखा कि अल्टीमेटली इसी के इफेक्ट की वजह से ऐसा हो रहा था। फिर उन्होंने क्या किया, इस एक प्लांट लिया जो अफेक्टेड था, किससे, जिब्रेला फ्यूजिकुराई से, जो अफेक्टेड प्लांट था। क्लियर है ना। उस प्लांट का एक सॉल्यूशन जैसा बनाया, उस सॉल्यूशन को क्या किया, फिल्टर किया। क्या किया, सॉल्यूशन को फिल्टर किया, और सॉल्यूशन के फिल्ट्रेशन पर जो सब्सटेंस मिला, उस सब्सटेंस को एक हेल्दी राइस प्लांट पे डाल दिया। किस पे डाल दिया, हेल्दी राइस प्लांट पे डाल दिया। तो उन्होंने देखा कि जब हेल्दी राइस प्लांट पे डाल देते हैं तो हेल्दी राइस प्लांट को भी फुलिश सीडलिंग डिजीज हो जाती है। फुलिश सीडलिंग डिजीज उस हेल्दी प्लांट को भी हो जाती है। तो अल्टीमेटली बाद में ये डिस्कवर किया गया कि ये जो इफेक्ट आ रहा था फुलिश सीडलिंग डिजीज का, ये एक फंगस की वजह से आ रहा था, और उस फंगस से जो सब्सटेंस मिल रहा था, उस सब्सटेंस का नाम था जिब्रेलिक एसिड। क्लियर है ना। वो किससे मिलता जुलता था, वो जिब्रेलिक एसिड से मिलता जुलता था। तो ये जिब्रेलिक एसिड डिस्कवर हो गया, और बाद में बहुत सारे अदर जिब्रेलिक एसिड्स को प्लांट में डिस्कवर किया गया, जिन्हें अलग अलग नाम दिए गए, GA1, GA2, GA3। GA3 वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड जिब्रेलिन, और हंड्रेड्स तक या 100 से भी ज्यादा जिब्रेलिक एसिड्स को फाइंड आउट किया जा चुका है। चलिए हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट में हम आते हैं और साइटोकाइनिन्स के बारे में स्टडी करते हैं। ये साइटोकाइनिन्स आखिर कैसे डिस्कवर किए गए थे? सारे डिस्कवर एक्सीडेंटली हुए हैं, ये आपके माइंड में रहना चाहिए। क्लियर है ना। एक साइंटिस्ट थे एफ स्कूग, और उनके साथ में कई सारे कोवर्कर्स थे, साथ में काम करने वाले। तो एफ स्कूग और उनके साथ में जितने भी लोग काम कर रहे थे, वो काम कर रहे थे एक्चुअल में टोबैको के रिलेशन में। मतलब आपने सुना होगा, टोबैको प्लांट है, सारे ही जानते हैं इसके बारे में। टोबैको प्लांट का ये क्या कर रहे थे, जो इंटरनोडल पार्ट होता है, ये सारा एनसीईआरटी में दिया है। कौन सा पार्ट, इंटरनोडल, यानी कि नोड के बीच का जो रीजन था, इंटरनोड। जैसे ये स्टेम है, ये इधर एक नोड है, या इधर से ब्रांच निकली है तो एक नोड होगी, दूसरी ब्रांच यहां से निकली है तो ये नोड होगी। बीच का पार्ट क्या है, इंटरनोड। तो इंटरनोड के पार्ट को, एक टोबैको प्लांट का इंटरनोडल पार्ट लेके इन्होंने एक कल्चर मीडियम, ऐसे पेट्री डिश सपोज हमने ले ली, पेट्री डिश, और इसमें इसका ये टिश्यू कल्चर करा रहे थे। क्या करा रहे थे, इस टिश्यू के यहाँ रखा हुआ था, और टिश्यू को रखने के बाद इसको डिफ्रेंशिएट कराना चाह रहे थे या ग्रो कराना चाह रहे थे, कल्चर मीडियम में माइक्रो प्रोपेगेशन कराना चाह रहे थे। माइक्रो प्रोपगेशन कराने के लिए इन्होंने इसमें न्यूट्रिएंट तो तैयार किया, उसके साथ में ऑक्सीजन को डाला। किसको डाला, ऑक्सीजन को डाला। कोई एक ऑक्सीजन डाला होगा, पर ये देख रहे थे कि अगर अकेला ऑक्सीजन डाल दो ना तो अच्छे से ग्रो नहीं करता। अदर न्यूट्रिएंट थे, बट ऑक्सीजन को अगर केवल डाल दो तो अच्छे से ग्रो नहीं करता। इसको ग्रो कराने के लिए ऑक्सीजन के साथ कुछ और भी ऐड करना पड़ता है। तो एनसीईआरटी कहती है ये ऐड क्या किया था इन्होंने, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज, यानी कि जो वैस्कुलर टिश्यूज हैं, जाइलम और फ्लोएम, या तो उसका एक्सट्रैक्ट ऐड कर दो तो ये टिश्यू ग्रो करने लगता है, डिफरेंशिएट होने लगता है, यहां सेल डिवीजन होने लगता है। नहीं तो फिर जो ईस्ट होता है ना, उस ईस्ट का एक्सट्रैक्ट, यानी कि ईस्ट का कुछ पार्ट निकाला हुआ इसके ऊपर डाल दो तो ग्रो करने लगता है। या फिर उन्होंने कहा कि कोकोनट मिल्क, यानी कि जब कोकोनट को तोड़ते हैं उसके अंदर जो वाटर निकलता है वो ऐड कर दो, नहीं तो कोकोनट का डीएनए आइसोलेट करके यहां पर ऐड कर दो इस कल्चर मीडियम में, तो ये ग्रो करने लग जाता है। तो आखिर ये था क्या, ऐसी कौन सी चीज इसमें प्रेजेंट थी इस वैस्कुलर टिश्यू के एक्सट्रैक्ट में, या फिर ईस्ट के एक्सट्रैक्ट में, या फिर कोकोनट मिल्क के एक्सट्रैक्ट में, या फिर कोकोनट के डीएनए में, कि ये जो टोबैको टिश्यू था ये ग्रो करने लग जाता है, ये टिश्यू कल्चर में प्रॉपरली ग्रो करने लग जाता है। बाद में पता चला कि ऑक्सीजन के साथ जो इन चीजों को ऐड करते थे, इनमें से किसी एक को, इन सारी चीजों में क्या मिलता है, इन सब में क्या मिलता है, साइटोकाइनिन्स मिलता है। क्या मिलता है, साइटोकाइनिन्स। ठीक है ना।
अल्टीमेटली जो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। क्लियर है ना। इसको बाद में जो दो साइंटिस्ट, स्कूप के बारे में हम पहले ही सुन चुके हैं, स्कूप के साथ में एक और साइंटिस्ट थे, क्या नाम था जिनका, मिलर। इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर के इसको क्रिस्टलाइज फॉर्म में तैयार किया था। किस फॉर्म में, क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में क्रिस्टल्स तैयार किए थे और इसको कहा था काइनेटिन। क्या कहा था, काइनेटिन। तो व्हाट इज काइनेटिन, काइनेटिन इज ए टाइप ऑफ साइटोकाइनिन जिसको डिस्कवर किया गया था। क्लियर है ना। तो आप समझ गए होंगे कि ऑक्सिन के साथ में जिन चीजों को यहां ऐड किया जा रहा था ना, ये जो ईस्ट एक्सट्रैक्ट, वैस्कुलर टिश्यू का एक्सट्रैक्ट, या फिर कोकोनट मिल्क, या फिर कोकोनट का डीएनए, इन सब में बेटा क्या होता है, इन सब में साइटोकाइनिन होता है। वही जब ऑक्सिन के साथ साइटोकाइनिन मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, साइटोकाइनिन ऑक्सिन के साथ जब मिलता है, जो कि इन फॉर्म में था, जिनका नाम नहीं पता था, तब जाकर के क्या होता है, सेल डिवीजन प्रमोट होता है। सेल डिवीजन जब टिश्यू में होती है तो यहां टिश्यू कल्चर प्रॉपरली स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है ना। चलिए आगे के पार्ट को समझते हैं। चलिए एब्सिसिक एसिड के केस में देखते हैं। एब्सिसिक एसिड, जिसे हम शॉर्ट में एबीए भी बोलते हैं, आप जिसे स्ट्रेस हार्मोन के फॉर्म में जानते हैं। एनसीईआरटी कहती है कि ड्यूरिंग मिड 1960, यानी कि मिड 1960 के टाइम पर क्या हुआ, 3 रिसर्चर, यानी कि 3 अलग अलग रिसर्च करने वाले व्यक्ति 3 ऐसे अलग अलग सब्सटेंसेस को या केमिकल सब्सटेंसेस को प्यूरिफाई और डिस्कवर करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं और उनको डिस्कवर करते हैं, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए एज अ इनहिबिटर रोल प्ले करते हैं। किसकी तरह रोल प्ले करते हैं, इनहिबिटर की तरह, यानी कि जो प्लांट की ग्रोथ को नहीं होने देते हैं। इनके 3 नाम है, इन तीनों साइंटिस्ट ने अलग अलग इनको डिस्कवर किया था। एक ने इसको नाम दिया था इनहिबिटर बी, दूसरे ने इसको एब्सिसन 2 बोला, एब्सिसन 2, और थर्ड ने इसको बोला कि ये है डॉर्मिंग। बाद में इन तीनों का केमिकल नेचर टेस्ट किया गया और पता लगा कि तीनों ही कैसे हैं, ये तीनों के तीनों आइडेंटिकल हैं। कैसे हैं बेटा, ये तीनों के तीनों आइडेंटिकल हैं। और ये क्या निकले, ये तीनों निकले एब्सिसिक एसिड। अल्टीमेटली इनको एब्सिसिक एसिड कंसीडर किया गया। तो एब्सिसिक एसिड एज अ इनहिबिटर काम करता है और इंडिपेंडेंटली 3 साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। इनको 3 अलग अलग नाम दिए थे। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट में आते हैं इथाइलिन के बारे में। एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है कजिन्स। क्लियर है ना। कजिन्स ने क्या किया था, कजिन्स ने कहा कि जो ऑरेंजेस होते हैं, और ऑरेंजेस कैसे, राइपेंड ऑरेंजेस, यानी कि जो पके हुए ऑरेंजेस हैं, जो राइप ऑरेंजेस हैं, अगर इन राइप ऑरेंजेस के साथ में अनराइप, यानी कि बिना पके हुए बनाना को रख दिया जाए, तो ये बनाना भी कैसा हो जाता है, कुछ दिनों बाद राइप हो जाता है। कजिन्स ने ये कहा कि ये राइप ऐसे ही नहीं हो जाता है, इसके पीछे एक चीज रिस्पॉन्सिबल है। कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये जो राइपेंड ऑरेंजेस है ना, इनसे एक वोलाटाइल सब्सटेंस रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, एक वोलाटाइल सब्सटेंस रिलीज होता है। जो वो वोलाटाइल सब्सटेंस या फिर वोलाटाइल गैस रिलीज होती है, बाद में आइडेंटिफाई किया गया कि ये जो गैस, यहां से वोलाटाइल सब्सटेंस जो गैस रिलीज होती है, उस गैस का नाम है इथाइलिन। क्या नाम है, इथाइलिन, जो कि प्लांट को, जो कि फ्रूट की राइपनिंग के साथ साथ अदर भी रोल्स प्ले करती है। क्लियर है ना। फिलहाल हमने इथाइलिन के बारे में पहले भी बताया हुआ है कि ये कुछ हद तक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर और कुछ हद तक प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होती है। पीजीआई, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, प्राइमरीली एक प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होती है। मुझे उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।